रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी ऑर्डर में चलेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में कुछ थोड़ी बहुत चर्चा पॉलिनोमियल चैप्टर की भी करेंगे। रिवीजन प्लानर आप लोगों को हमने भेज दिया है, आप उस रिवीजन प्लानर को देख लिया करें। जो चैप्टर्स जिस दिन रिवाइज होना है उसका एक शॉर्ट रिवीजन आपको घर से भी करके लाना है। तो अगर आप उस रिवीजन को करके आएंगे, स्वयं भी एक बार पढ़कर आएंगे, तो यहां पर चीजें आपको और ज्यादा अच्छे समझ आएंगी, चीजें और जल्दी आप कैच करोगे और बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें एक आध सवाल आपसे पूछा भी जाएगा उसको आप देने में भी सक्षम होंगे। क्योंकि अब पेपर आ गए हैं बेटा, तो इन चीजों को आप बड़ा सीरियसली लें। जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें, क्लासेस को मिस ना करें, क्योंकि अब आपके पास में वो बैकअप वाला पार्ट नहीं रहेगा। अब आपको रिवीजन मतलब क्लास के अंदर ही कवर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि इसका भी आप बैकअप लेंगे, तो वो चीज नहीं होगी, आपको रिवीजन करना ही है। हमने आपकी और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस के लिए आपको एक रिवीजन बुकलेट के नाम पर, क्वेश्चन बैंक के नाम पर एक बुकलेट हम देना शुरू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 आज आपको मिल गया होगा। क्या सभी को मिल गया है? वो पार्ट 1 के अंदर आप देखेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, 2 नंबर के सवाल हैं, 3 मार्कर्स हैं, 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, 5 मार्कर्स हैं, सब कुछ है उसके अंदर। जो जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है वो सब हमने इसमें दिया हुआ है। अब ये पेपर, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अलावा ये क्या हैं? हर प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले सवाल हैं। कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन भी इसके अंदर कवर हुआ है। और जिन बच्चों ने बेसिक लिया हुआ है उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस बुकलेट के माध्यम से वो अपने पेपर के सभी लेवल के सवालों को उसमें देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया है उन बच्चों के लिए हमने कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें तैयार करी हैं जो समय आने पर आपको मिल जाएंगी, जैसे कि सैंपल पेपर्स और कुछ सीबीक्यूज। तो सीबीक्यूज का एक बुकलेट अलग होगा, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चंस का, है ना। कुछ सीबीक्यूज हम क्लास के थ्रू आपको कराएंगे। तो इसमें तो खैर स्टैंडर्ड वाला कोई बच्चा है नहीं, सब बेसिक वाले बच्चे हैं, तो इसमें इतनी कोई समस्या का विषय नहीं है। सीबीक्यूज पर चर्चा मैं थोड़ी बहुत क्लास में आपके साथ कर लूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने अगर गलती से ले लिया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा सीबीक्यूज। देखते हैं आज की क्विज और फिर शुरू करते हैं रिवीजन क्लास को। रिवीजन क्लास की एक और बात बता देता हूं, आप जिस चैप्टर का रिवीजन यहां कर रहे होंगे वो चैप्टर की बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। तो एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बुकलेट लानी पड़ सकती होंगी, क्योंकि जैसे आज नंबर सिस्टम और कुछ रिवीजन पॉलिनोमियल का भी हो जाएगा, तो 2 बुकलेट लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप ला सकते हैं। वो दोनों आप बाहर रखें, जब इसकी आवश्यकता होगी तब इसको खोलें, जब हम कहें तब इसको खोलें, नहीं तो टेबल पर रखें अपनी। लेकिन इसके साथ में आपकी बुकलेट में तो सवाल होंगे ही, वो आपने कर रखे होंगे। एक रिवीजन रजिस्टर आपको और बनाना है। अब वो रिवीजन रजिस्टर क्यों बनाना है? अगर आपके पास रजिस्टर नहीं होगा तो ये जो हमने क्वेश्चन बैंक आपको दिया है इसके सवाल कैसे करोगे तो फिर हम कैसे देखेंगे कि आपने किया है? तो वो रजिस्टर आपको डेली लेकर आना है रिवीजन क्लास में, वही आपका होमवर्क होगा। तो अब आप बुकलेट चेक कराते थे, उसकी जगह पर क्या चेक करवाओगे? रजिस्टर चेक करवाओगे। उस पर लिख देना रिवीजन क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, जो भी आपको लिखना हो, अपना नाम लिख देना ऊपर, तो वो आपका देखा जाएगा भाई क्वेश्चन बैंक आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आ रही है मेरी बातें समझ में? इस तरीके से सिस्टमैटिकली हम चैप्टर दर चैप्टर रिवीजन करेंगे और फिर 3-4 चैप्टर होने पर एक आपका टेस्ट होगा जिसको हमने नाम दिया है पीएसटी, यानी कि पार्ट सिलेबस टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिवीजन पॉलिसी समझ में आ गई होगी। तो आप शुरू करते हैं पढ़ाई। तो देखते हैं पहले क्विज। द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दोनों 2 और 4 एचसीएफ आ जाएगा, कितना? 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ इसका 2 है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली, तो इसमें से पहले 5 माइनस करो, फिर 8 माइनस करो, जो भी आ जाएगा उसके बाद में क्या करते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं, मालूम है ना। √3 कैसा नंबर है? तो √3 एक रैशनल नंबर है,
उसके बाद में एचसीएफ निकालना है 52 और 130 का, तो एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो आप। देखो दोनों में 13 का मैक्सिमम नंबर डिवाइड जा रहा है और 2 का भी जा रहा है साथ में, तो 26 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, ऑड इंटीजर जो होते हैं हमारे वो इन में से अगर देखा जाए, और क्यू एक इंटीजर है समझो। अच्छा क्यू इंटीजर होने का मतलब क्या है? क्यू के इंटीजर होने से मतलब है क्यू इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो अगर सोचो क्यू ऑड हुआ, तो अगर क्यू की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 हो गया 2, इवन बन गया। और अगर क्यू को इवन रख दूं तो 2 इंटू 2 हालांकि 4, ये इवन हो गया। तो ये इवन ऑड दोनों बना रहा है। लेकिन अगर इवन और ऑड की बात करें, अगर हम सॉरी ये तो हमेशा इवन ही बनाएगा। अगर इवन की बात करें और इवन नंबर में +1 कर दें तो आंसर हमेशा कैसा आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। मतलब ये वाला आंसर सही है, 2 + 1 हमेशा ऑड देगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है भाई। इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। फंडामेंटल थ्योरम पढ़नी है। फंडामेंटल थ्योरम कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है। तो कहती है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इस फैक्टराइजेशन को यूनिक फैक्टराइजेशन कहा जाता है। और एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, आपने देखा होगा हमने सवाल किए थे कि एक कोई नंबर लिख देते हैं 3 × 3 × 2 × 5, ऐसे उसको कंपोजिट प्रूव करना है, या 6n है ना, आखिरी डिजिट 0 पे खत्म होगा या नहीं होगा, इस तरह के सवाल, ये सारे इसी की एप्लीकेशंस हैं। फिर जो सबसे मोस्ट एग्जाम में आता है सवाल, एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने वाले सवाल, उसके अलावा फिर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे है ना। और रिजल्ट ऑन एचसीएफ और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एचसीएफ × एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला क्वेश्चन। और उसके बाद में फिर प्रूविंग दी इरेशनैलिटी, यानी कि इरेशनल प्रूव करना किसी संख्या को। तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, अच्छा रियल नंबर्स क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, ये सब आपको पता ही है। तो हम सीधे सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर ट्री के जरिए ये सवाल देख रहे हैं, क्योंकि कई कबार किसी फैक्टर ट्री को फिल करने के लिए भी आपको सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें मिसिंग नंबर क्या आएगी। तो फैक्टर ट्री जब हम तैयार कर रहे हो तो स्मॉलेस्ट प्राइम का हमें डिवाइड देना होता है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का डिवाइड दूंगा तो ये हो जाएगा 12, फिर स्मॉलेस्ट 2 से डिवाइड दूंगा तो 6, फिर 2 से डिवाइड दिया तो ये 3। ये एक फैक्टर ट्री तैयार हो गया और यहीं से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाला जा सकता है। तो अगर मान लीजिए फंडामेंटल थ्योरम के जरिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2 to the power 3 × 3। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन में एक सवाल ये आ जाता है कि बताइए 12 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5, मतलब जो 12 की पावर n है वो 0 या 5 पर कभी एंड नहीं होगा, या होगा ये शो करके बताना है, नहीं होगा ये शो करके बताना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n की जगह आप कुछ भी रख दो, मतलब 12 की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, 12 to the power 3 ले लो, 12 to the power 4, कुछ भी लेते चले जाओ, ये कभी भी 0 और 5 पर एंड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो रीजन देना है। तो रीजन देना है हमें फंडामेंटल थ्योरम की मदद से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 to the power n को फैक्टराइज करेंगे। तो 12 to the power n को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, तो 12 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाता है 2² × 3 और होल टू दी पावर कितना हो गया n। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 2 to the power 2n हो गया, 3 to the power n हो गया। होगा कि नहीं होगा? यहां से हमें देखने को मिलता है कि 12 की जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि इसके फैक्टर में 5 मौजूद। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर में 5 ना हो तो वो 0 पे कभी एंड और ना ही वो 5 पर एंड हो सकता है। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर किसी संख्या को 0 पर एंड होना है तो उसके फैक्टर्स में हमेशा 5 होना जरूरी है और कोई इवन नंबर या फिर 2 का होना जरूरी है। और अगर कोई संख्या को 5 पर एंड होना है तो उस संख्या के फैक्टर में 5 और 3, या कहूं कि कोई ऑड नंबर का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? कोई ऑड नंबर हो साथ में 5 हो,
कोई इवन नंबर हो और साथ में 5 हो तो वो 0 और 5 पे खत्म हो जाएगी, लेकिन यहां पर देखा जाए तो 5 ही नहीं है, और जब 5 ही नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इसका मतलब दिस नंबर डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0 और 5। ये हम रीजन लिख देंगे, और ये लैंग्वेज लिखना जरूरी है। एक नंबर इस लैंग्वेज का मान लीजिए आप, क्या बोला मैंने, because this number does not have 5 as its factor, therefore it will never end, या it will not end with the digit 0 और 5। बहुत आता है ऐसा सवाल भी कि बताइए ये नंबर कंपोजिट है। आसान है, लेकिन लिखने के तरीके में अगर गलती कर देते हैं तो कई बार एक नंबर गवा बैठते हैं इस सवाल में। तो देखिए इसको कैसे करना है, मैं ये वाला कर देता हूं, बड़ा वाले संख्या ले लेता हूं, 7 6 5 4 3 2 और 1 और प्लस 5 भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 और होगा, है ना। तो ये जो संख्या है मैंने कॉमन ले ली, अंदर जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब 7 और 6 और 4 और 3 और 2 इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1008 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 1008 आ गया, और इंटू 1 सॉरी प्लस 1 भी है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1009। अब 1009 को हम फर्दर और फैक्टराइज करते हैं, तो अगर फैक्टराइज होता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो भी आप देखेंगे कि 1 2 और तीसरा फैक्टर 1 अगर मैं ले लूं तो इसमें 3 फैक्टर क्लियरली हो गए। तो हमें लिखना पड़ता है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि इसको अपने प्रोडक्ट के प्राइम में लिखने पर हमें पता चला, प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखने पर पता चला कि ये नंबर कंपोजिट है। सेम ये सवाल है, सीधे सीधे अब हमें निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम संख्याओं का कैसे निकालते हैं। तो मैं एक सवाल आपको बता देता हूं करके कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर इस पर एक नंबर में सवाल काफी पूछे जाते हैं, वो भी देखेंगे कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कि एक सवाल आया और प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो पहले आपको क्या करना है, 108 लिखना है। अच्छा, इसमें एक कॉमन एरर, अब कॉमन एरर क्या है भाई, 108 120 252, इसको लिखकर बच्चे ऐसे तीनों का एक साथ एलसीएम लेने बैठ जाते हैं। अगर आपने सवाल ये दिया गया है और ऐसे शुरुआत कर दी तो शुरू में ही आपका सवाल गलत हो गया, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसे हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, और वो भी ये डिवीजन मेथड किस चीज का है, एलसीएम निकालने का है। किसका है, इससे एचसीएफ तो निकलेगा ही नहीं, इससे केवल एलसीएम निकलेगा, और वो भी ये डिवीजन मेथड कहलाता है। हमें फैक्टराइजेशन से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको हर नंबर को इंडिविजुअली फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आपको इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे इस तरीके से, 27, फिर 3 से चला जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, और फिर 1 टाइम। फिर यहां से 120 ले लिया तो ये चला जाएगा 2 से 60 टाइम्स, फिर 30 हो गया, फिर 15 दफा, फिर 5 बार गया, फिर 1 बार गया। फिर 252 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 2 1 2 2 4 6 12 2 6 12 3, फिर 3 से चला जाएगा 2 बार और 1 बार, फिर 3 से 7 टाइम्स, तो 7 से 1 टाइम्स। ऐसा करने के बाद मैं 108 को पावर के फॉर्म में लिख लूंगा, फैक्टर्स को 2 स्क्वायर, फिर 3 की पावर 3, फिर उसके बाद में 120 है, इसको लिख देंगे 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, फिर लिख देंगे 252, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 7। अब करना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या है, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, मैं एचसीएफ का मतलब पूछ रहा हूं। हम फुल फॉर्म सुना देते हैं, फुल फॉर्म से क्या होने वाला है, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक्चुअली उसकी परिभाषा क्या है, वो क्या बताता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये बताता है कि वो दी गई संख्याओं में डिवाइड होने वाली या डिवाइड देने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी कि एचसीएफ वो संख्या है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता है, दी गई संख्याओं को। तो अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं तो इन संख्याओं को तो 2 भी डिवाइड कर सकता है, बोलो, इन संख्याओं को 2 के अलावा भी कोई नंबर हो सकती है जो डिवाइड कर दे।
पर जितनी भी संख्याएं डिवाइड कर रही हैं तीनों को, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे एचसीएफ कहते हैं। तो जो हाईएस्ट टर्म वहां पर यूज हुआ है, वो हाईएस्ट क्यों यूज हुआ है? क्योंकि उन सभी संख्याएं जो डिवाइड दे रही हैं उन सभी में जो सबसे बड़ी है वो एचसीएफ है। आया समझ में? आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हो कि जब आप संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हो तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो मुझे बताओ इन सभी फैक्टराइजेशन में तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आया? कितनी बेसिक सी बात है, तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन आने वाली संख्या ढूंढनी है। तो तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन वही आएगा जो तीनों में कॉमन हो। पहली बात तो पहली कंडीशन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप देख लो तीनों में कॉमन 5 और 7 तो है ही नहीं, तो ये तो हट ही गए। अब तीनों में कॉमन 2 है, लेकिन 2 में भी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 2 स्क्वायर। 3 में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? 3 स्क्वायर, 3 या 3 क्यूब। तीनों में 3 तो कम से कम आएगा ही, तो 3 ऐसे लेना होता है छोटा वाला। तो जो कम से कम तीनों में आ जाए वो लेना है। समझ में आ रहा है? 2 स्क्वायर तीनों में आएगा, इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कम से कम तीनों में है। तो जो तीनों में मिल जाए वो ले लेते हैं। तो आंसर आ गया 12। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल है, मल्टीपल वो भी सबसे छोटा। तो इन तीनों संख्याओं की टेबल में सबसे पहले जो संख्या आ जाए वो हमारा एलसीएम होता है। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए जो सबसे ज्यादा दिख रहा हो कॉमन वो ले लो। मतलब सबसे ज्यादा दफा जो नंबर आ रही है वो ले लो। कैसे? जैसे इन तीनों में 2 की बात करें तो 2 सबसे ज्यादा क्या आ रहा है? 2 क्यूब। तीनों में 2 में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 2 क्यूब सबसे बड़ा है ना, तो जो सबसे बड़ा हो वो ले लिया करो। 3 में सबसे बड़ा क्या है? 3 क्यूब। और फिर 5 और 7 अकेले हैं, ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और इसको दूसरे शब्दों में समझना है तो एलसीएम में क्या करते हैं? सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं और फिर उनकी हाईएस्ट पावर लगा देते हैं। सारे फैक्टर लिख के क्या करना है? हाईएस्ट पावर। कुछ बच्चे अभी भी इसको ना मतलब ऐसे 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं, फिर वो काउंट करके लिखते हैं। वो बहुत मतलब पुराना हो गया तरीका। बचपन में करते थे ना वैसा, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। अगर 2 की पावर मान लीजिए 8 आ गई कहीं, तो फिर वो 8 बार लिखते ही रहो बैठ के, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए पावर के फॉर्म में लिखकर 2 बातें याद रखो। अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो कॉमन नंबर लिख के छोटी पावर ले लो। अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो सारे नंबर एक एक बार लिख के हाईएस्ट पावर निकाल लो। इतना याद रखना है। उल्टा करना है, मतलब हाईएस्ट के केस में लोएस्ट पावर उल्टा कर देना है ना, और लोएस्ट के केस में हाईएस्ट पावर नंबर लीस्ट होगी लेकिन पावर हाईएस्ट होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए हिमांशी खड़ी हो जाओ। अब आप मुझे बताएंगी कि जो मैं लिख रहा हूं उसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो मैंने 2 संख्याएं ली, एक संख्या है x, एक संख्या है x, जिसको मैंने लिखा, कोई इसकी मदद ना करे प्लीज, है ना, वरना उससे फिर सवालों की बौछार कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो उसको आंसर देने दें। और y की वैल्यू बेटा लिखी हुई है a स्क्वायर b क्यूब, ये b क्यूब है बेटा जी, और फिर ये c क्यूब है। बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? याद रखना एचसीएफ का मतलब तीनों में कॉमन जो मिल जाए और उसकी लोएस्ट पावर। क्या? सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉमन है इसमें सबसे ज्यादा। मतलब दोनों में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ रहा हो वो सब निकाल लेते हैं। तो दोनों में पहले तो ये ढूंढो कॉमन आ क्या रहा है। तो आपको नहीं लगता दोनों में ए कॉमन आ रहा है, दोनों में बी भी कॉमन आ रहा है, दोनों में सी भी कॉमन, तो ए बी सी तो दोनों में ही है, तो तुम सी क्यों भूल गई? आपको सबसे पहले तो वो लिखना है जो सब दोनों में आ रहा हो। तो ए बी सी दोनों में आ रहा है। अब बात आती है पावर की। तो जब आप एचसीएफ निकालते हो तो कौन सी पावर लोगे? छोटी पावर। तो स्क्वायर यहां पर ए में छोटा है, बी में छोटा कौन है? 3, सी में छोटा कौन है? 2। ये बन गया एचसीएफ। अब एलसीएम में तो कॉमन वॉमन देखते ही नहीं है। एलसीएम में तो जो जो लिखा है वो सब लिख दो। तो जिस जिस तरह के नंबर है वो सारे लिख दो। क्या क्या दिख रहा है मुझे? ए बी सी सब लिख दूंगा मैं। अब ए बी सी लिखने के बाद में एलसीएम में कैसी पावर चाहिए? हाईएस्ट या लोएस्ट? तो इसमें हाईएस्ट देखो, ए का 3, बी का हाईएस्ट, सी का हाईएस्ट, ये आंसर हो गया। बैठ जाइए।
तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने को इस तरीके से आ जाता है। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम इसका दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिसमें हमें क्या बोला जाएगा कि दो संख्याएं दी जाएंगी, उसके एलसीएम और एचसीएफ पर सवाल बनता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स। पढ़ा है फॉर्मूला कि नहीं? मतलब एचसीएफ और एलसीएम इनका प्रोडक्ट दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो है ना, ये टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब फॉर्मूला जो हम लगाएंगे ये किसके लिए लगाएंगे? ये दो संख्याएं जिनकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए लगाएंगे। कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका सवाल का यूज क्या है? जैसे कि पहला सवाल देखते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 116। तो वो संख्याओं का एचसीएफ आ गया 116। उन्हीं संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, 1740। अब आपको उनमें से एक संख्या दी गई है 580, तो उनमें से वन नंबर इज 580। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो वही फॉर्मूला पूरा काम कर रहा है यहां पे। तो हमने अभी पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम इनका प्रोडक्ट संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक संख्या 580 है, दूसरी संख्या को आप x मान लो, लेट द सेकंड नंबर बी x या अदर नंबर बी x। तो x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 580 नीचे चला जाएगा, 116 इंटू 1740 डिवाइडेड बाय 580। 580 को देखोगे तो 5 बार ये डिवाइड दे देता है इसको, क्योंकि 1500 हुआ 500 से, नहीं गलत हो गया, 3 बार देगा, सॉरी 3 बार डिवाइड देगा। और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 3 6 18, 348 हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड नंबर हो गई 348। आगे बात समझे? तो ऐसे सवाल इसमें यूज हो जाते हैं बेटा इस फॉर्मूले में। चलिए नेक्स्ट, ये सारे सेम सवाल हैं। ये मैंने अभी आपसे पूछा था, इस टाइप का सवाल आ जाता है कई बार, ये एमसीक्यू में बहुत आता है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2, देयर प्रोडक्ट इज 120, देन फाइंड द एलसीएम। इट इज वेरी इजी, सेम फॉर्मूला बेस्ड है ये सीधा। एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आप फॉर्मूला लिखिए और आंसर आ जाता है। समझ आ रहा है बेटा? पक्का ना? तो जल्दी से ए का वैल्यू निकालिए रजिस्टर में। बुकलेट जब मैं कहूं तब ओपन करनी है, बुकलेट में तो वो लिखा होगा ना पहले से, उसमें से देखकर आंसर थोड़ी देना है आपको। आपको रजिस्टर में एक रखना है, रजिस्टर अपने पास है ना, क्लास की डेट डालनी है, बकायदा डेट लिखकर फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपका रजिस्टर खुद चेक करूंगा, ये ध्यान रखना, और कब चेक करूंगा इसका अंदाजा भी आपको नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखिए आप। फिर आपको दिक्कत होगी, सबके सामने आपसे कुछ पूछा जाएगा, बोला जाएगा, वो आपको ठीक नहीं लगेगा। इसलिए आप रजिस्टर मेंटेन करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत जरूरी है वो। और कितना जूम करें बेटा? और थोड़ा जल्दी करना है इसको। हो गया, समय समाप्त हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा समय मिल ही नहीं पाएगा आपको, है ना। तो ये सवाल देखो ऐसा है, 2 नंबर का सवाल है। एचसीएफ ऑफ 35 एंड 45 इज 5। तो एचसीएफ दे दिया 5, संख्याएं भी दिख रही हैं मुझे 35 एंड 45। उन्हीं संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, ये ए निकालना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ, तो देखिए एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 63 इंटू ए, ये बराबर होता है संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कुछ ऐसे। ये डायरेक्ट यहां कैंसिल वैंसिल करना शुरू मत कर देना। 35 इंटू 45 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 63। यहां से चला गया ये 7 टाइम, 7 से चला गया 9 बार, 9 से चला गया 5 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 5। कितनी देर लग रही है इसमें? ए बराबर 5 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सब सेम है, इसमें एक बढ़िया सवाल ये बनता है, मतलब अच्छा सवाल है। वो कह रहे हैं कि कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। संख्याएं आपको पता ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है कि कोई दो संख्याएं हो अगर ए और बी, और ए और बी संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 15 हो,
ए और बी का एचसीएफ कितना हो और ए और बी का ही एलसीएम कितना हो, इनका एलसीएम 175 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको कैसे पता करेंगे, कैसे जस्टिफाई करोगे? उन्होंने बोला गिव रीजन। देखो हो हाँ या ना में आप आंसर दोगे, वो तो गैस भी कर सकते हो कि भाई यस नो, बट रीजन भी देना है साथ में, क्यों, अगर हाँ है तो क्यों, ना है तो क्यों। तो आप थोड़ा सा समझे इस बात को। दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 है और वो 10 संख्याएं मान लीजिए ए और बी हैं, इनका एचसीएफ अगर 15 है, इनका एचसीएफ कितना है? तो ये बात तय हो गई कि 15 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, इसका मतलब 15 उन दोनों संख्याओं का क्या करेगा? देखिए एचसीएफ का नेचर होता है डिवाइड देना और एलसीएम का नेचर होता है डिवाइड हो जाना। अगर आप और साधारण भाषा में शॉर्ट में समझो, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? डिवाइड। किसी संख्याओं का अगर एचसीएफ है तो वो डिवाइड देगा, और एलसीएम का मतलब होता है डिवाइड हो जाता है, वो है ना, वो मल्टीपल होता है इसलिए डिवाइड हो जाता है। तो अगर 15 इनका एचसीएफ है तो 15 का डिवाइड इसमें भी गया और इसमें भी गया, मतलब 15 ने इन दोनों को डिवाइड दे दिया है। और इनका जो एलसीएम है 175, वो 175 इनका एलसीएम है, मतलब 175 में ए और बी का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा? जरा दिमाग लगाओ, ए और बी में 15 का डिवाइड जा रहा है और 175 में ए का और बी का भी डिवाइड जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि 175 में भी 15 का डिवाइड जाएगा? 100% जाना चाहिए, बोलो, क्योंकि वो तो ए और बी को भी डिवाइड दे रही है संख्या 15, तो उनके मल्टीपल को तो 100% डिवाइड करेगी ही। इसका मतलब ये हुआ ऐसे सवालों में अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड दें और वो डिवाइड पूरी तरह से हो जाए तो हम कह देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। तो 15 का डिवाइड दीजिए, 15 बन जा 15 और 2 बचा रिमाइंडर, 15 का डिवाइड दिए ना, 2 बचा रिमाइंडर 25 आ रहा है। ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा आंसर। तो ये कितनी बार डिवाइड जा रहा है वैसे? एक बार गया, फिर 25, फिर एक बार गया, यानी कि 11 बार तो जा ही रहा है। 11 5 55 16 165, 10 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज 175 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, देयरफॉर 15 एंड 175 आर नॉट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये लिख दो शॉर्ट में। समझ में आया? मतलब उन्होंने कहा कि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है क्या? तो हमने डिवाइड देके देखा, डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिवाइड हो जाता तो ये पॉसिबल होता। बस ये उन्हीं सवालों का अभ्यास है, अभ्यास पे चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। मेन मैंने सारी चीजें पकड़ ली हैं इसकी। अब हम अगले टॉपिक पर आ रहे हैं जो है एप्लीकेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें 3 नंबर पे सवाल ज्यादातर बनेगा, 3 मार्कर आता है बेटा इसमें। तो 3 मार्क में एचसीएफ एलसीएम पर वर्ड प्रॉब्लम कैसी आएंगी, तो आपको उसके लिए कुछ बेसिक नियम, बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि सवाल दिया गया है और उसमें मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है? तो मैंने बड़े ही कुछ देसी बातें आपको बताई थी, इसके लिए कुछ काम की बातें बताई थी, याद रखने वाली बातें। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइड देना, तो ऐसा सवाल जिसके अंदर डिवाइड देने जैसी बात हमें समझ आ रही हो कि दी गई संख्याओं में डिवाइड देना है, तो आप एचसीएफ निकालो। अगर सवाल के अंदर ऐसा लिखा हो फाइंड द मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, ऐसी संख्या निकालने की बात कर रहा हो तो एचसीएफ निकालना है। और अगर मान लीजिए ये जो मैं आप बोलने वाला हूं, अगर ये आपने पकड़ लिया तो आपकी गलती होगी ही नहीं। मैक्सिमम लार्जेस्ट में फिर भी कभी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कुछ सवालों में लिखा होगा मिनिमम, लेकिन सवाल वो होगा एचसीएफ का, क्योंकि घूम फिर के पूछते हैं वो। अभी मैं एक सवाल आपको कराऊंगा जिसके अंदर मिनिमम लिखा होगा, लेकिन सवाल की शुरुआत या सवाल में हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे। अभी हम करेंगे, आज ही करेंगे वो सवाल, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो कई बच्चों को बोल दिया जाता है, कई टीचर ही बोल देते हैं बेटा मैक्सिमम लिखा हो कहीं भी बेटा एचसीएफ करना, बेटा मिनिमम लिखा हो तो बेटा एलसीएम करना, और यही टॉपिक खत्म हो जाता है। बस बेटा यही है। तो इतने से काम नहीं चलता, आपको गहराई से समझनी पड़ेगी बात। तो इसका जड़ से अगर बात समझनी है तो आपको याद क्या रखना है, अगर आपका आंसर
जो आपको निकालना है वो संख्या दी गई संख्याओं से छोटी आ रही हो, स्मॉलर आ रही हो, स्मॉलर। अच्छा कितनी अजीब बात है ना, लिखा होगा ग्रेटेस्ट पर हमारा आंसर कैसा आएगा, स्मॉलेस्ट, उल्टा है। और जब लिखा हो स्मॉलेस्ट तो आंसर आ रहा होगा लार्जेस्ट, मैक्सिमम नंबर आ रही होगी, बड़ी नंबर आ रही होगी, उल्टा है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये भावना कुछ इसके अंदर होनी चाहिए कि आंसर छोटा आ रहा है। अगर आंसर छोटा आ रहा है मतलब एचसीएफ है, आंसर बड़ा आ रहा है मतलब एलसीएम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो संख्या निकालनी है जो इन दोनों को डिवाइड दे दे। अब इन दोनों को डिवाइड देने वाली संख्या मुझे बताओ, छोटी होगी बड़ी होगी? वो संख्या जो 85 और 72 को डिवाइड देगी, तो वो संख्या कैसी होनी चाहिए जो डिवाइड देगी? तो अगर आपने बड़ी ले ली तो बात वहीं खत्म ही हो गई, आपकी बात खराब ही हो गई ना। डिवाइड पूरा दे या ना दे, संख्या कैसी होगी, छोटी होगी, ये तय है। और छोटी संख्या आ सकती है केवल और केवल एचसीएफ से। किससे आ सकती है? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन एक और समस्या, अब बच्चे ने केवल इतनी बात समझ ली, बेटा बातें ना करें, बच्चे ने केवल इतना समझ लिया कि सर ग्रेटेस्ट है और सर ने कहा कि मेरा आंसर छोटा आ रहा हो, छोटा आता हुआ दिख रहा हो तो मैं एचसीएफ निकालूंगा। तो दोनों बच्चे ने बातें लगा ली। उसने कहा देखो यार इसमें ग्रेटेस्ट भी लिखा है और इसमें वो संख्या निकालनी है जो डिवाइड दे दे मतलब आंसर छोटा होगा। उसने क्या किया, 85 और 72 का एचसीएफ निकाल दिया। अब 85 और 72 का एचसीएफ निकाल के वो बहुत खुश हो रहा है। आंसर उसका फिर गलत हो गया, क्योंकि यहां पर एचसीएफ तो निकालना है लेकिन 85 और 72 का एचसीएफ नहीं निकालना है। अब पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैंने 85 और 72 का एचसीएफ निकाल लिया तो इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ का मतलब होता है जो पूरी तरह से डिवाइड दे दे, जो डिवाइजर हो। तो अगर एचसीएफ निकाल लिया तो एचसीएफ तो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड दे देगा, और अगर पूरा डिवाइड दे दिया तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कायदे से 0 कितना आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। और इसका मतलब ऐसी संख्या पूछी है जिसमें डिवाइड देने से रिमाइंडर बच रहा हो। इसका मतलब वो संख्या इनका एचसीएफ नहीं होने वाली है, वो किसी और का एचसीएफ होगी और उस संख्या का इनमें डिवाइड देने से रिमाइंडर बच रहा होगा। तो जब इनमें डिवाइड देने से रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर इनका एचसीएफ थोड़ी हो सकता है, आंसर किसी और संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब किसका एचसीएफ होगा वो क्या करें? तो आप इतनी सी बात याद रखो कि इनमें डिवाइड देने से रिमाइंडर बच रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इनमें से रिमाइंडर ही माइनस कर दूं तो जो भी संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो आपको रिमाइंडर को हमेशा माइनस करना होता है। तो 85 में से 1 माइनस करो, 72 में से 2 माइनस करो। अब इनका क्या निकाल लो, एचसीएफ। क्या निकाल लो? अब इनका जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों को तो पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन वो एचसीएफ इन दोनों को पूरा डिवाइड, उनसे फिर रिमाइंडर बच जाएगा। समझ में आया? तो रिमाइंडर को माइनस करके जो संख्या, आज हमने क्विज में भी तो किया था ऐसा सवाल, तो इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तो भैया माइनस करके फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। सेम इसमें भी करना, दोनों में रिमाइंडर 5 है, दोनों से 5 माइनस करेंगे। सेम कहानी चलती है इस पैटर्न में। अब मैं एक सवाल और आपको करा रहा हूं, ये वाला, ये थोड़ा अलग बात कह रहा है, जरा पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय। अच्छा वो डिवाइड नहीं कर रही है, डिवाइडेड बाय यानी वो खुद डिवाइड। देखिए एचसीएफ वो संख्या होती है जो डिवाइड देती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो डिवाइड हो रही होती है, उसमें डिवाइड जा रहा होता है। तो इसमें कौन सी संख्या पूछी है? इसमें कौन सी संख्या पूछी है? जो डिवाइड हो रही है। तो जो संख्या डिवाइड हो रही है वो एचसीएफ होगी या एलसीएम? मतलब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये एलसीएम की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब मुझे दी गई संख्याओं का क्या निकालना चाहिए? एलसीएम निकालना चाहिए। तो मैं 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालूंगा। आई थिंक यहां तक आपको बात पकड़ में आ गई है। अब सुनना मेरी बात, उसने स्मॉलेस्ट देखा, स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम की बात होती है, और वो संख्या जो डिवाइड हो रही है, तो वो डिवाइड अगर हो रही है संख्या तो इन सबका उसमें डिवाइड जाएगा तो वो संख्या बड़ी होगी। तो हम यहां से क्लियर समझ गए कि एलसीएम की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इनका एलसीएम निकाल दिया, मान लो x आया एलसीएम, और हम यही सवाल को छोड़ के आ गए, तो हमारा सवाल फिर गलत हो जाएगा। अब पूछो क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम होगा, अगर उस एलसीएम यानी कि x में मैं 35 का डिवाइड दूंगा,
अगर किसी संख्या का डिवाइड उसके एलसीएम में दिया जाता है तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर कितना आता है? उसी तरह से अगर मैं x में 56 का डिवाइड दूंगा तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? अगर मैं x में 91 का डिवाइड दूंगा तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आना चाहिए, क्योंकि x एलसीएम है। बोलो, आना चाहिए ना। लेकिन यहां रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो केवल एलसीएम, वो वैसी संख्या है, वो संख्या है जिसमें डिवाइड देने पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 7 बच रहा है। तो आप क्या करो, x तो निकाल ही लो, यानी एलसीएम तो आप निकालोगे। आपने तीनों का एलसीएम निकाला, आपने तीनों का क्या निकाला? आपने क्या निकाला बेटा? एलसीएम। आपने 35 को फैक्टराइज किया, आपने 56 को फैक्टराइज किया, आपने 91 को फैक्टराइज किया, आपने जो है बड़े अच्छे से एलसीएम निकाला। हिमांशी, एलसीएम क्या होगा इन संख्याओं का? एलसीएम का नियम बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या करते हैं उसमें? सबसे पहले कौन कौन सी संख्याएं लिखते हैं इसमें? थोड़ा जल्दी बताओ बेटा। वो पावर की बात होती है, हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट। पावर किस पर लगाओगे? सबसे पहले संख्याएं लिखेंगे ना। कौन सी संख्याएं लिखेंगे आप लोग बताओ? सारी संख्याएं लिखेंगे। एलसीएम के केस में कुछ कॉमन ऑमन नहीं होता, सब होता है। तो सारी संख्याएं क्या क्या हैं? 2, 5, 7, 13। अब एल मतलब लीस्ट, उल्टा करना है हमेशा, उल्टा। हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर और 5 का अकेला, बाकी सब अकेले हैं, तो ये रहेगी। तो ये संख्या कुछ एलसीएम है। लेकिन अगर इसमें आप इनका डिवाइड दोगे ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा। शांतनु, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन रिमाइंडर बचना चाहिए 7। तो आप क्या करो, जो भी आपका एलसीएम आ गया है उसमें 7 जोड़ दो। क्या करो उसमें 7? थोड़ा मन की आंखों से देखो, समझो कि यार इस संख्या में यहां तक तो पूरा डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा रिमाइंडर। तो जैसे ही मैं 7 जोड़ दूंगा तो जो एक्स्ट्रा 7 जोड़ा वही बच जाएगा, हाँ या ना? तो इसलिए इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं एप्लीकेशन वाले के, इसमें बताना है कि इन दोनों को मेजर करने वाला हाईएस्ट कैपेसिटी वाला कंटेनर क्या होगा, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ये इन सब में वही बातें करनी है जो मैं आपको बता रहा था। आंसर बड़ा लाना है एलसीएम, छोटा लाना है एचसीएफ। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कभी ऐसा मीनिंग निकल जाए कि एक साथ चलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, वापस एक पॉइंट पर कब मिलेंगे, ऐसे मैंने मीनिंग के सवाल बताए हैं आपको। ऐसे केस में एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ये देखो, एक काजू और बादाम बर्फी वाला सवाल अच्छा है, थोड़ी ऊर्जा भी मिलेगी। एक स्वीट सेलर है, 420 काजू बर्फी है, 150 बादाम की बर्फियां हैं। वो ऐसे समझो आप इस सवाल को, तो उनको स्टैक करना है, ट्रे के अंदर लगाना है और कम से कम एरिया वो घेरें और ज्यादा से ज्यादा बर्फियां उसके अंदर आ जाएं, वो ये चाहता है। तो मान लीजिए ये एक ट्रे है, इस ट्रे के अंदर वो, बेटा बातें ना करें, इस ट्रे के अंदर वो कुछ ऐसे जो है बर्फियों को लगाएगा, स्टैक करेगा। ज्यादा से ज्यादा बर्फियां वो ऐसे लगाना चाहता है। मान लीजिए ये बर्फियां हैं, ये बर्फियां यहां आ गई, ये बर्फी हैं सारी, है ना, ये सब ये बर्फियां इसमें इसने लगा दी हैं। वो ज्यादा से ज्यादा बर्फियां लगाना चाहता है एक लाइन के अंदर, एक स्टैक के अंदर। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है, ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टैक के अंदर जो बर्फियां वो लगाए वो कम से कम जगह घेरें। तो अगर वो कम से कम जगह घेरेंगी तो ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? बोलो। वो सबका साइज सेम है। आपको बोला जा रहा है कि कितनी, हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फियां आ जाएंगी वो निकालना है। और सभी में बराबर बराबर बर्फियां आ रही हैं। एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फियां आ जाएंगी? तो जो भी ट्रे के अंदर आप लगा रहे हो, जैसे मान लो काजू की बर्फी लगा रहे हो आप, तो इन सभी में काजू की होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक काजू एक बादाम एक काजू, ऐसा नहीं, मिक्स नहीं करना। काजू की है ये पूरी काजू, ये सब काजू चलेगा, काजू काजू। जहां बादाम की बर्फियां हैं वहां बादाम की रहेंगी सारी। समझ आ रहा है? अब वो कह रहे हैं कि एक स्टैक के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी बर्फियां आ सकती हैं। आप सब कुछ छोड़ो, आप तो इतनी बात पकड़ी लोगे ना, इतनी हिंदी तो उसकी कर पाओगे, सवाल की मीनिंग निकाल पाओगे कि उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। ये पूछा गया सवाल है, ये पूछ रहा है कि एक स्टैक के अंदर कितनी बर्फियां आ सकती हैं। बस इतना समझो आप, तो एक स्टैक के अंदर
क्या इनसे ज्यादा बर्फियां आ सकती हैं जितनी दी गई हैं, या इससे कम आएंगी? मेरे पास कुछ बर्फियां हैं, उन बर्फियों को मुझे ट्रे के अंदर ऐसे स्टैक्स करके लगाना है, तो एक स्टैक में कितनी बर्फियां आएंगी? वो जितनी मेरे पे बर्फियां हैं उससे ज्यादा होंगी या कम होंगी? कॉमन सेंस है ना, ये तो कम ही होंगी ना, तभी तो पूरी ट्रे भर पाएगी। तो इसका मतलब जो निकालनी है संख्या वो इन दोनों संख्याओं से कैसी है? कम संख्या कब आती है? एचसीएफ निकालेंगे, बात ही खत्म हो गई। तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, आपने एक स्टैक के अंदर मान लो 15 बर्फियां आ गई एक स्टैक के अंदर, तो अब ऐसी कितनी लाइनें बन पाएंगी, ऐसे कितने स्टैक बन पाएंगे, वो कैसे पता करोगे? तो आपके एक स्टैक में मान लो 15 बर्फियां आ रही हैं, तो 15 का डिवाइड दे दो आप 450 इसमें 420 में, तो जितना भी डिवाइड देके आएगा उतने स्टैक्स बन जाएंगे काजू बर्फी के। और अगर आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो बादाम बर्फी के कितने स्टैक्स हैं वो निकल के आ जाएगा। मान लो अगर हमारा एचसीएफ 15 होता और 15 का डिवाइड में इसमें दे दूं तो कितने स्टैक्स बनेंगे बादाम बर्फी के? 10, यानी 10 स्टैक्स में बादाम की बर्फियां आ पाएंगी। कुछ आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ स्टैक्स और एक स्टैक में कितने बर्फियां, नंबर ऑफ रोज और एक रो में कितने बच्चे, ये बात चल रही है। तो एक रो में कितने बच्चे आएंगे वो टोटल बच्चों से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो एचसीएफ था। समझ आया? अब ऐसी कितनी रो बनी? अगर हर रो में बराबर बराबर बच्चे बैठे हो तो ऐसी कितनी रो बनी? तो जितने बच्चे हैं उसमें एक रो में जितने बच्चे हैं उसका डिवाइड दे दो। मान लो टोटल बच्चे हैं 50 और एक रो के अंदर मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, तो कितनी रो बनी होंगी? तो 50 में 5 का डिवाइड 10 का डिवाइड ही तो दिया आपने, वैसे यहां भी डिवाइड दे देना। तो ये छोड़ बातें जो है ना प्रैक्टिस से आएंगी आपको, वैसे नहीं आने वाली हैं। अब मैं आपको बोल रहा था एक ऐसा सवाल, अच्छा ये व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर करें, सब एलसीएम वाले सवाल है, तो क्लियर दिखा हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हमने आज उसमें भी देखा था, किसमें? क्विज में भी देखा था। इसको देखो जरा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 1808 सेकेंड्स। अब एक बार 7 बजे वो एक साथ बदली लाइटें, एक साथ बदली 7 बजे के आसपास, वापस दोबारा वो एक साथ कितने बजे चलेंगी ये बताना है आपको। ऐसे सवाल किए हमने, बताओ एचसीएफ है या एलसीएम है? एलसीएम है। देखिए अगर एक बार वो 7 बजे एक साथ जल गई तो वापस अगर दोबारा एक साथ उन्हें चेंज होना है लाइट्स को, तो वापस एक साथ चेंज होने के लिए पहले आपको वो टोटल टाइम बताना पड़ेगा जब वो वापस पूरी घूमकर वापस एक साथ चेंज होंगी। तो उसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? वापस एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब चलेंगे, ऐसा मीनिंग में तो एलसीएम ही करना है, दिमाग ही नहीं लगाओ। तो हमने क्या करना है, हमने इन सबका एलसीएम निकाल लेना है। किसका? 48, 72 और 108 का। क्या निकाल लोगे आप? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स मिल जाएंगे, कितने सेकंड्स इसमें हो रहे हैं। तो यहां से क्या आ जाएंगे? सेकंड्स। एलसीएम निकाल लोगे इसका? अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं इस तरीके से डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये 12 की टेबल में सब आ जाता है। 12 4 48, 12 6 72, 12 और 9 108 हो गया। फिर 2 से दिया तो 2 3 9, फिर 2 से दिया और फिर 9, तो 9 2 18, 2 36, 36 और 12 कितने होते हैं? 36 और 12 कितने होते हैं? तो 12 6 72, 12 3 36 और 7 43, 432 सेकेंड्स हो गए। कितने हो गए बेटा? मतलब 432 सेकंड के बाद वो वापस एक साथ जलेंगी, सब एक साथ चेंज होंगी। तो 432 सेकंड्स के बाद चेंज होंगी, ये तो क्लियर हो गया। बट कितने बजे, वो टाइम क्या हो रहा होगा उस समय घड़ी में, वो निकालना है। तो आपको 7 बजने के बाद में 432 सेकंड और इसके अंदर जोड़ने हैं। तो उसके लिए आप पहले इसको मिनट्स में चेंज करो, तो 60 का डिवाइड दो। अब मुझे बताओ 432 सेकंड्स में कितने मिनट हो गए होंगे? तो अगर मैं 7 मिनट की बात करूं तो 420 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर 60 का डिवाइड देंगे तो 7 तो मिनट्स हो जाएंगे और 12 सेकंड बच जाएंगे, 12 सेकंड और बच जाएंगे। बोलो, तो 7 मिनट और 12 सेकंड हमारा आंसर बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बार जब लाइट चेंज हुई है वापस दोबारा कब चेंज होंगी? 7 मिनट और 12वें सेकंड पर। 7 मिनट और 12 सेकंड होने के बाद तो घड़ी में उस समय क्या बज रहा होगा? 7, फिर 7 और फिर 12। ये टाइम होता है ना, ऐसे ही बताता है टाइम।
मतलब 7:07 और 12 सेकेंड, ये टाइम निकलेगा घड़ी पे, समझ आ रहा है? तो ये इस तरीके से करते हैं, सवाल बड़ा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको बता रहा था एक हम ऐसा सवाल कर लेंगे जिसमें मिनिमम लिखा होगा लेकिन क्लियर नहीं हो रहा होगा एचसीएफ है एलसीएम है। जरा इस सवाल को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफी आता है एग्जाम में। क्या लिखा हुआ है सवाल में लिखा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108। एक कंपटीशन में हिंदी के इतने बच्चे भाग ले रहे हैं, इंग्लिश के इतने ले रहे हैं, मैथ्स के इतने बच्चे भाग ले रहे हैं। अब निकालना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। बस बाकी सब छोड़ के इतना पकड़ो, मिनिमम लिखा हुआ है। पृथ्वी क्या बात है बेटा, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछे, तो जैसे ही आप मिनिमम वर्ड देखोगे आपके मन में क्या आएगा? अगर आप मिनिमम वर्ड देखोगे तो आपके मन में बताओ क्या जनरली क्या आएगा आपके मन में? आपके मन में एलसीएम आएगा, करेक्ट बात है। लेकिन यहां पर मिनिमम से हमें सवाल को समझना ही नहीं है, इंटरप्रेट हम मिनिमम से नहीं करेंगे। अब एक्चुअली मिनिमम लिखा हुआ है लेकिन हम निकाल इसमें नोमी, इसमें पता है क्या निकालेंगे? एलसीएम की जगह पर एचसीएफ पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब कहो सर ये पता कैसे चलेगा हमको, हम कैसे इतना दिमाग लगा पाएंगे सर? तो आप एक छोटी सी बात समझो इधर, ये बेटा 108 और ये सब संख्याएं क्या दी गई हैं, जरा ध्यान दीजिए इधर। बताओ ये 60 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। 84 भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 108 भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर आप 3 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का एचसीएफ निकालोगे तो जो एचसीएफ संख्या बता रही होगी वो भी तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को ही बताएगी, हाँ या ना? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही निकल के आएंगे। अगर आप एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो, आएगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए गए हैं। लेकिन यहां जो मिनिमम लिखा हुआ है वो किस चीज के लिए लिखा हुआ है? जल्दी देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए हैं और हम एचसीएफ निकाल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स का? हमने निकाले हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और पूछा गया है नंबर ऑफ रूम्स, तो गलत नहीं हो गया? इसका मतलब ये जो मिनिमम लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए लिखा ही नहीं गया। हां, अगर यहां लिखा होता फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्या लिखा होता? मिनिमम नंबर ऑफ, तो 100% इसका मीनिंग जो होगा वो एलसीएम की तरफ इशारा कर रहा होता, उस सवाल में फिर एलसीएम निकल रहा होता। आप मेरी बात समझ नहीं रहे, शायद समझ रहे हैं। लेकिन इसमें तो पार्टिसिपेंट पूछा ही नहीं है, इसमें पूछे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। इसका मतलब यहां पर इस मिनिमम से आप एचसीएफ और एलसीएम का निर्णय ना करें, तो अब उसका निर्णय फिर करें कैसे? तो इसी लाइन से ही निर्णय होगा, लेकिन मिनिमम से नहीं होगा। अब हमें कुछ और समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। उन्हें कम से कम रूम्स चाहिए जिससे कि वो इन पार्टिसिपेंट्स को उन रूम्स के अंदर एडजस्ट कर सके। मान लीजिए अगर हमें बारातियों को ठहराना है, हमने एक होटल बुक किया है बारातियों को ठहराने के लिए, हम लड़की वाले हैं, हमारे यहां बारात आई है, अब मुझे तो बारातियों को ठहराना है, मुझे कम से कम रूम करने, मुझे थोड़ा पैसा भी तो एडजस्ट करना है ना यार, मुझे कम से कम रूम में एडजस्ट करने। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो बाराती कम बुला लो, शुरू में बातचीत तय कर लो, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि जो बाराती आ गए हैं एक रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बाराती, समझ गए आप, ज्यादा से ज्यादा एक ही रूम के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के डाल दिए तो झगड़ा होगा, तो सभी में एक एक कैटेगरी के अलग अलग, एक कैटेगरी वाले एक रूम में, फिर ऐसे ऐसे करके सेम यहां पे करना है। अगर आपको कम से कम रूम चाहिए तो एक रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लिखा होगा तो एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा? एचसीएफ होगा। तो मिनिमम होते हुए भी ये एक्चुअली मैक्सिमम है। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि मिनिमम रूम्स हैं, और मिनिमम रूम्स तब होंगे जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे एक रूम के अंदर, यानी कि हमें निकालना एचसीएफ है। तो आप इन तीनों का क्या निकालोगे? तो मैं 60, 84 और 108 का एचसीएफ निकालूंगा और वो आ जाएगा 12। वो आ गया 12। अच्छा 12 क्या है? 12 वो लोग हैं जो एक रूम के अंदर आ गए हैं।
मतलब 12 पार्टिसिपेंट्स मैंने एक रूम के अंदर रख दिए हैं, हाँ या ना। इन्होंने एक कंडीशन और दी है कि हर रूम के अंदर सेम सब्जेक्ट वाले पार्टिसिपेंट रखो, ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दो, तो वो अपने हिंदी में मुहावरे छोड़ेगा, वो अंग्रेजी में जो है ग्रामर छोड़ेगा, वो लड़ते रहेंगे। और कहीं मैथ वाला साथ में आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे के दिमाग खराब कर देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उस रूम के अंदर या तो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, ऐसे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो सोचो हमें नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, अगर एक रूम के अंदर 12 आ सकते हैं और एक सब्जेक्ट के ही हैं, तो मुझे बताओ हिंदी के जो टोटल 60 बच्चे हैं उनको कितने कमरे लगे होंगे। तो 60 में आप 12 का डिवाइड दे दो, 5 कमरे हिंदी वालों को लगे। अब अंग्रेजी वालों को कितने कमरे लगे, ऐसी मैथ वाले कितने थे 108, उनको कितने कमरे लगेंगे, और टोटल कितने कमरे हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसे सवालों को थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ लें, थोड़ा डीपली पढ़ लें, तो सवाल समझ में आता है, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, ये थी हमारी एप्लीकेशन पर बातें। अच्छा, ये टोल फ्री वाला नंबर मैंने कराया था, टोल वाला नंबर के कितनी बार 30 घंटे में वो कितनी बार बच जाएगा, तो जितना भी आप एलसीएम निकालेंगे उसमें +1 करना पड़ेगा लास्ट में, है ना, याद है आपको, क्योंकि शुरू में भी तो एक बार वो बच गई होंगी। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी मैंने सारी चर्चाएं कर ली हैं। अब मैं आ रहा हूं इरेशनैलिटी पर। प्रूव करने वाले सवाल जो होते हैं, जो मतलब जिन्होंने बेसिक लिया है वो तो तय है कि एक सवाल ऐसा आता है तो वो तो उसके हिसाब से तैयार कर ही लेना भाई। प्रूव दैट √3 इरेशनल, प्रूव दैट √2 इरेशनल, ऐसे टाइप का एक सवाल आता है। बातचीत ना करें बेटा, बेटा बातचीत ना करें बेटा। ये एक सवाल है, ये 3 नंबर में आया है। मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, आपको बताना है कि मैंने कहां गलती करी, बस इतना बताना है। सॉल्व मैं कर रहा हूं। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, 3 नंबर में मुझे सवाल आया है, मैंने बेसिक मैथ्स लिया है। ये सवाल मेरे पेपर में आया और इसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आया, क्योंकि 3 नंबर में इतना आसान सवाल, तो अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट 3√2 इज इरेशनल। मैं सबसे पहले इसको रैशनल मान लूंगा। क्या मान लूंगा बेटा, बातचीत ना करें इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो तय बात हो गई कि ये जो 3√2 है ये P/Q, देखो इधर बच्चे बात कर रहे हैं, ये 3√2 जो है P/Q के फॉर्म में होगा। और यहां हम ये भी लिखते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स या को प्राइम नंबर्स, है ना, इंटीजर्स, और Q नॉट इक्वल टू। अब आप लोग मत बताओ ना, मैं एरर कहीं करूंगा ना तो आप तो एरर पकड़ोगे ना यार, आप खुद ही बताने चल दिए, जब पूछेंगे तब कोई नहीं बताता है। अब मैंने क्या किया बेटा, देखो फिर बोल पड़ा बीच में और गलत भी बता रहा है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 3 को नीचे ले जाऊंगा। अच्छा, जैसे ही मैं 3 को नीचे ले गया ये सवाल लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि अब मैं ये कह दूंगा कि देखो ऐसा है भाई, यहां पर P और Q क्या थे, इंटीजर्स। क्या थे बेटा जी, ये इंटीजर और 3 तो एक्चुअली इंटीजर है, हम सब जानते ही हैं। तो ये पूरी संख्या इंटीजर से मिलकर बनी है, तो इंटीजर से मिलकर जो भी बनता है वो रैशनल नंबर होता है। कैसा होता है, तो इसके बाद मैं लिखूंगा क्लियरली P/3Q इज अ रैशनल नंबर। अगर P/3Q एक रैशनल नंबर है तो जो जिसके वो बराबर है वो भी कैसी हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं बट √2 इज इर्रेशनल नंबर, वी ऑल नो, लेकिन √2 तो इर्रेशनल नंबर होती है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन हो गई रॉन्ग, और 3√2 जो हमने रैशनल माना था वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो ऐसे लिखते थे हम लोग। अब इस सवाल में एरर क्या है वो बताना है। हाँ, वेरी गुड, ताली बजा दो भाई इस लड़के के लिए, बहुत बढ़िया। देखो यही होता है, जब हम क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो हमें बातें याद रहती हैं। तो उसको ये बात याद है क्योंकि इसने सुना ध्यान से क्लास के अंदर, जब हमने पहले बताया होगा। बेटा जी ये आप तब कर सकते हो जब इस सवाल के अंदर वो आगे लिख कर दे दें वेयर √2 इज इर्रेशनल। अगर वो ये लिख कर दे दें तो मेरा सवाल बिल्कुल सही है, मुझे 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लिखकर नहीं दिया है तो हो सकता है टीचर को दया आ जाए, उसके अंदर थोड़ा विनम्रता हो,
विनम्रता शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी दया भावना रहे तो वो 1 नंबर दे देगा, पर वो पूरा सवाल आपका कैंसिल भी कर सकता है। तो इतना बड़ी गलती इससे हो सकती है। तो √2 इसको पहले प्रूव करो, फिर उसके बाद में 3√2 को इरेशनल प्रूव करो। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या √2 इरेशनल नंबर है? ये प्रूव आपको आता है बेटा जी? बातें ना करे बेटा। √2 इरेशनल में देखिए बड़ा अच्छा है, कॉमन सवाल है, इतना आ चुका है कि हर बच्चे को पता है या आता है, फिर भी हम गलती कर देते हैं। अच्छा, इसमें गलती कहां होती है मैं वो भी बताता हूं आपको, है ना। मैं √2 वाला तो नहीं करता हूं, मैं कुछ और संख्या लेता हूं, मैं √17 ले लेता हूं। थोड़ा नया सा सवाल बन जाएगा, थोड़ा ठीक लगेगा देखने में, तो कुछ अलग कर रहा हूं। बेटा आप लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को ना? हाँ, ये क्लास की मीनिंग या ये कहें कि क्लास सक्सेसफुल तब बनेगी जब आप भी पूरा एफर्ट लगाएं, मैं भी पूरा एफर्ट लगाऊं। एक व्यक्ति के एफर्ट लगाने से कभी भी क्लासरूम स्टडी या कोई भी क्लास सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती बेटा। इस क्लासरूम की सफलता आपकी भी सफलता है, मेरी भी सफलता है। योगदान भी आपका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, तो एफर्ट दोनों को लगाना चाहिए कि नहीं? तो आपको भी पूरे मन से पढ़ना है, पूरे मन से सुनना है, कोई डाउट हो बेझिझक पूछो आप, है ना, लेकिन ध्यान पूरा यहां रहेगा। तो बेटा आपका नाम क्या है बालक? ये आगे बैठा पीछे, गोपाल के पीछे, नीलांजन। नीलांजन नाम है तुम्हारा? नीलाक्ष, हाँ। इस नाम के 2-3 मिलते जुलते नाम है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो देखिए मैं आपको कह रहा था कि प्रूव दैट √17 इज इरेशनल, मैं ये करना चाहता हूं, है ना। तो सबसे पहले आप सबको पता है आप क्या करते हैं, लेट √17 बी अ रैशनल नंबर। तो हम P/Q इसको मान लेते हैं और फिर वो सब लैंग्वेज लिख लेते हैं, वो सबको पता है ना। लैंग्वेज में इस वाले टाइप के सवाल में लैंग्वेज में आपको P और Q को को प्राइम मानना होता है। क्या मानना होता है? उस वाले मिक्स वाले में हम इंटीजर लिखते हैं, याद है ना आपको? वहां इंटीजर से काम चल जाएगा, यहां पे तो को प्राइम भाई लिखना ही पड़ेगा, को प्राइम, क्योंकि वो पूरा प्रूव ही उसी से होता है, को प्राइम नंबर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और Q नॉट इक्वल टू, तो दोनों को प्राइम होते हैं। अब इसके बाद में क्या करना होगा बेटा? फिर तू मेरे से मत कहियो ये रह गया मेरा, वो रह गया सर, मैं अब तैयारी करना चाहता हूं और स्टैंडर्ड तूने ऊपर से ले रखा है, मेरी बात समझ। हाँ, तो ध्यान पूरा यहां नहीं दे रहे हो ना तुम, ये दिक्कत है। तो अब ये P/Q √17 जो मैंने माना है, तो P² और Q² अगर मैं करूंगा तो ये 17 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन यहां तक तो सब कर लेते हैं। अब इसके बाद में लास्ट की लाइनें याद रह जाती हैं, वो एंड में लिखने वाली, है ना, कि आर सपोजिशन इज रॉन्ग, और वो सब याद होता ही है सबको, वो लिख देते हैं और बीच में कुछ भी कहानी लिख देते हैं। वो कुछ भी इसको बराबर उससे करेंगे, फिर उसको उसके बराबर करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, को प्राइम वगैरह लिख के चल मेरे भाई, उन लगता है 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यहां के बाद आप क्या है, सवाल को समझने की बजाय रटते हो, इसलिए दिक्कत आती है। अब यहां से समझने वाली बात शुरू होती है एक्चुअली। अब समझने वाली बात क्या है यहां पर, वो समझना है आपको। देखिए, अगर मैंने कहा कि P² बराबर 17 इंटू कुछ भी हो, इंटू मतलब P² बराबर 17 इंपॉर्टेंट है, उसके आगे तो कुछ भी लिखा हो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो के अलावा कुछ भी लिखा हो, वो इस बात को तय या सिद्ध करता है कि P² में 17 का डिवाइड जाता है। P² में क्या होता है, यानी P² इज डिविजिबल बाय 17, ये बात सिद्ध करती है। बोलो आता है समझ में आपको? क्योंकि सोचो ना, अगर P² बराबर 17 समथिंग कुछ है, तो Q की जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, 17 तो P² का फैक्टर रहेगा ही ना, 17 तो उसका फैक्टर रहेगा ही ना। अगर 17 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब P² में 17 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। अब एक थ्योरम हमने प्राइम नंबर्स के लिए और पढ़ी हुई है, वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है एक तरह से, क्या कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में अगर k का डिवाइड जाता हो तो उस प्राइम नंबर में भी k का डिवाइड जाता है। ये याद रखना, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर में अगर k का डिवाइड जाता है तो प्राइम नंबर में भी k का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ और 1। तो इसका मतलब इस प्राइम नंबर में अगर k का डिवाइड जा रहा है तो k वो संख्या होगी जो वो खुद एक्चुअली प्राइम नंबर होगी।
तो उसमें भी डिवाइड चला ही जाएगा, ये याद रखना। तो अब पी स्क्वायर में 17 का डिवाइड जा रहा है, तो यहां से ये क्लियर हो जा रहा है कि 17 जो है डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसलिए 17 जो है वो पी को भी क्या करेगा, वो पी को भी डिवाइड करेगा। और अगर 17 पी को भी डिवाइड करेगा तो इसका मतलब पी को वापस से आप 17 के, मतलब कुछ समथिंग के में लिख सकते हो, के सी कुछ भी मान लो ना, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ यहां से ये स्टेप समझ में आया आपको? ये क्या हो रहा है आप समझो, इसी चीज को यहां समझना होता है कि अगर P में 17 का डिवाइड जा रहा है तो P कैसी संख्या होगी? P ऐसी संख्या होगी जिसमें 17 से डिवाइड जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि P का एक फैक्टर 17 जरूर होगा, मतलब P 17 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। P 17 का क्या होगा, मतलब P 17 की टेबल का कोई नंबर होगा। तो अगर P 17 की टेबल का कोई नंबर है तो P बराबर 17 के नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। तो इसलिए यह बताता है कि P बराबर 17 के लिखा जा सकता है। अब स्क्वायरिंग करना है दोनों तरफ, बस ये आपको याद रखना होता है। 17 का स्क्वायर लिख दूं क्या इधर? कितना होता है 17 का स्क्वायर? 289। अब P स्क्वायर की वैल्यू हमने देखो इक्वेशन 1 में क्या मानी थी, 17 क्यू स्क्वायर। तो ये 17 क्यू स्क्वायर आ जाएगा 289, फिर ये के स्क्वायर आ जाएगा, 17 से इसको काट दिया तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी फिर वही 17 के स्क्वायर समथिंग कुछ आ गई। इससे भी फिर पता चलता है कि जो क्यू है वो 17 से डिविजिबल है, मतलब 17 डिवाइड करता है किसको, 17 डिवाइड करता है किसको, क्यू स्क्वायर को। तो 17 अच्छे से पूरी तरह से डिवाइड करेगा किसको, क्यू को भी। तो अब यहां से क्या पता चला, P में 17 का डिवाइड जा रहा है, Q में भी 17 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन P और Q कैसे संख्याएं मैंने मानी थी, मैंने इनको माना था कोप्राइम। कोप्राइम तो वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल 1 का ही डिवाइड जाता है दोनों में, यानी कि उनका कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1। लेकिन यहां तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया 1 के अलावा, 17, यानी कि हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत। हमने क्या माना था रूट 17 को, रैशनल, ये हो गया गलत, तो 17 क्या बन गई, इररेशनल। इस तरह से ये सिद्ध होता है सवाल, ठीक है। चलिए, और फिर ये सारे कॉम्बिनेशन वाले सवाल। अब इसमें ऐसे सवाल जब आएंगे ना तो इसमें वो लिख कर देंगे 3 + 2 रूट 5 को इररेशनल प्रूव करो। यहां पर रूट 5 इररेशनल है, पहले से है, ऐसा होगा। और अगर नहीं लिख कर आया तो यस, आपको दोनों करना पड़ेंगे। क्या ये कॉम्बिनेशन वाले आते हैं करना? इसमें कुछ नहीं होता, इररेशनल नंबर को एक तरफ कर देते हैं, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। करे है ना हमने ऐसे सवाल? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? बोलो जल्दी बोलो, इसमें डाउट है? रूट 2 रूट 5, इसमें पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? करके बता दूं क्या? तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो अच्छे से? पहले तो हम इसको क्या करेंगे, रूट 2 + रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। कैसी नंबर मान ली इसको? अगर ये रैशनल है बेटा जी तो ये P/Q के फॉर्म में होगी, बोलो। और P और Q आपको कैसा मानना है बेटा? कोप्राइम या इंटीजर मानना है? मिक्स वाला सवाल है ना ये, इंटीजर मानना है। अच्छा ये ध्यान रखना कि इसमें ये दिया जाएगा कि रूट 5 और रूट 2 इंडिविजुअली कैसे हैं, इररेशनल है। तो ये आपको इररेशनल देगा वो लिखकर, है ना। तो भाई मैंने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है। जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा ये P² हो जाएगा, ये A + B होल स्क्वायर लग जाएगा। वो क्या होता है, रूट 2² 2 प्लस रूट 5² 5, फिर आता है 2AB, ऐसा कुछ आता है। तो 2AB कुछ ये बन जाएगा। तो 5 और 2 कितने हो गए बेटा, 7 और 2 कितने हो गए बेटा, कर मत देना, क्योंकि 2 के साथ में क्या है, इररेशनल नंबर, तो इसको जोड़ना ही नहीं था, इसी को जोड़ना है। बस यही गलती अपन कर देते। 7 + 2 रूट 10 ऐसा लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, 7 प्लस, है ना। अब ध्यान से सुनो, जब मिक्स वाले सवाल आते हैं, अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा सर ये मिक्स वाले सवाल कौन से होते हैं, सर मिक्स सवाल कहे जा रहे हैं। पता चल रहा है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है ना। देखो मिक्स सवाल और प्योर इररेशनल वाले सवाल कैसे होते हैं। सवाल आया प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, ये प्योर सवाल है, ये प्योर इररेशनल नंबर है। अब दूसरा सवाल सुनो, प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज इररेशनल, ये मिक्स सवाल है।
मिक्स सवाल का मतलब है रूट की संख्या के अलावा भी और कोई संख्या होगी या रूट की एक से ज्यादा संख्याएं होंगी उसके अंदर मिक्स होंगी, वो वाले सवाल। जैसे यहां पर दोनों ही इर्रेशनल संख्याएं दी गई हैं, बट इन दोनों को इर्रेशनल सवाल में दिया गया है और दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के पूछ लिया है, तो ये मिक्स में ही माना जाएगा। इसमें दोनों को अलग अलग प्रूव करके नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए ऐसा है कि मैंने इन सबको प्रूव किया, तो इससे मुझे क्या मिला, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये 7 लेफ्ट साइड में चला जाएगा। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि इर्रेशनल संख्या को एक तरफ कर दो और बाकी सारी संख्याओं को दूसरी तरफ कर दो। तो मैं करूंगा क्या, मैं √10 को अकेला राइट साइड में रहने दूंगा, बाकी सब उधर ले जाऊंगा। तो मैं पहले 7 को इधर लेकर गया। अब कई बच्चों के मन में यह आ रहा है कि सर अब 2 को आप नीचे ले जाओ। कईयों ने मन में सॉल्व भी कर लिया है कि 2 नीचे चला गया है, और जिन्होंने कर लिया है उन सब ने गलत कर दिया है। अब आपको क्या करना है, 2 नीचे डायरेक्ट नहीं ले जाना है, ये गलती है। आप पहले एलसीएम लोगे। पहले क्या करोगे, क्योंकि एलसीएम लिए बिना 2 नीचे नहीं ले जा, क्योंकि कई बच्चे इसको पता है अगले स्टेप में क्या लिख देते हैं, पी स्क्वायर अपॉन, ध्यान से सुनना, ये 2 गया नीचे तो वो 2q² लिख देंगे और -7 और बराबर √10। ये भयंकर गलत है, क्योंकि 2 अगर नीचे जाएगा तो अकेले q² के पास क्यों जाएगा, इस बेचारे का क्या, वो भी तो लिखा हुआ है वहां पे, वो भी तो एक संख्या है। तो ये थोड़ा पार्शियलिटी से बचें। आप क्या करें, पहले एलसीएम ले ले, पूरा 1 कर दें उसको। एलसीएम लिया तो 7q² अपॉन q² हो गया। अब यहां पे 2√10 लिखा हुआ है। अब 2 को नीचे ले जाएं तो p² - 7q² अपॉन 2q²। बढ़िया आनंद से आपका सवाल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ ये पूरी संख्या आपको रैशनल दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि p इंटीजर, q इंटीजर, 7 इंटीजर, 2 इंटीजर, ऑल आर इंटीजर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर विल ऑल्सो बी इंटीजर, या ये कहें कि रैशनल नंबर। इंटीजर नहीं होगा तो रैशनल तो पक्का होगा। तो ये संख्या कैसी बनी, कैसी बनी, रैशनल। लेकिन ये कैसी है? अब आपका सवाल होना चाहिए मेरे से, सर गड़बड़ है। मैंने कि क्या बेटा, सर क्या सवाल में √10 लिखा है इर्रेशनल है? मैं कहूंगा नहीं लिखा बेटा। तो सर फिर कैसे हम इसको इर्रेशनल मान सकते हैं? फिर तो √10 को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा, फिर एक नया सवाल करना। मैं कहूंगा ना बेटा ना, सवाल में √2 √5 इर्रेशनल दिए गए हैं। अब अगर मान लीजिए √2 इर्रेशनल है, √2 कैसा है, और इतनी बातें टीचर को आती होती है तो समझ जाएगा वो, हर चीज लिखनी नहीं है। √5 कैसा है, इर्रेशनल। कैसा है बेटा? अच्छा, इर्रेशनल को जब इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों अलग अलग इर्रेशनल संख्याएं हैं तो प्रोडक्ट भी कैसा होगा, इर्रेशनल। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो √10 आया है वो भी कैसा है, इर्रेशनल। अंडरस्टूड है ये, समझ गए? इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इर्रेशनल कहूंगा। ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो हमारी सपोजिशन गलत हो गई, इसका मतलब संख्या इर्रेशनल प्रूव हो जाएगी। ये थी बातें हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। इसके अंदर डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीटेड है, तो उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, मैंने करा दिया है। आपको देखना हो तो आप लेक्चर देख सकते हो। इसमें ये बताते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, याद आ रहा है आपको? तो जब हम फैक्टर देखते हैं, अगर फैक्टर में 2 और 5 मिले, कैसे कैसे फैक्टर मिले, मतलब अगर कोई संख्या है p अपॉन q, बेटा इधर देखिए, और जो q डिनोमिनेटर होता है ना, अगर डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज करूं, फैक्टराइज करने पर या तो 2 की पावर में आ जाए या 5 की पावर में आ जाए या 2 और 5 दोनों की पावर में आ जाए या 2 और 5 ऐसा कुछ फैक्टराइजेशन आ जाए, किसका, डिनोमिनेटर का, किसका, तो संख्या टर्मिनेटिंग होती है। संख्या कैसी होती है? अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी है, अच्छा सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये कैसी है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो याद रखें डिनोमिनेटर का फॉर्मेशन या तो 2 या अकेला 5 या 2 into 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होगा तो हो जाएगी वो कैसी, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसी? और 2 और 5 रहेगा तो कैसी, टर्मिनेटिंग। जल्दी बताओ कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि अब हमें ये भी तो करना पड़ेगा, कैंसिल वैंसिल अगर हो रहा है वो भी तो देखोगे। तो देखो जरा, ये छलावा है सवाल, कैसा है ये आपको छल रहा है। देखो कैसे छल रहा है, 3² लिखा है इन्होंने, अरे बोलो, और 3² का मतलब होता है 9, और 9 से ये कैंसिल कर दिया 3 बार, बोलो कर दिया। अब देखो नीचे से 9 गायब हो गया, बोलो हो गया क्या? मतलब अब ये संख्या में केवल 2 और 5 दिख रहा है क्या? और जब नीचे 2 और 5 केवल हो तो आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा?
तो आंसर आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो एक संख्या या एक कुछ डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं। वी कैन काउंट द डेसिमल प्लेसेस ऑफ सच टाइप ऑफ नंबर्स, लाइक 5.323 खत्म हो गया। अब मैंने लिखा 5.323232323232 डॉट 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 आते ही जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग हो गया इसका मतलब डेसिमल में कुछ डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये इतने जो है बताइए निर्दयी हैं कि वो ये भी पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग है, बढ़िया है, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस पे खत्म होगा? 3 पे, 4 पे। तो फिर क्या डिवाइड देके देखें? नहीं, आपको फैक्टराइज करने के बाद चेक करना है 2 और 5 में बड़ी पावर कौन सी है, कौन सी बड़ी पावर है। तो 4 डेसिमल प्लेस पे खत्म होगा, 4 डेसिमल प्लेस पे खत्म होगा, पक्का। सिद्ध भी कर सकते हैं। आप कुछ मत करो, हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो आप क्या करो, यहां पे 5 पे तो हाईएस्ट पावर 4 है, यहां 2 पे 3 है, लेकिन तो मैं एक 2 एक्स्ट्रा और लाना चाहता हूं, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 का ऊपर किया। मैं ऐसा कर सकता हूं। 2 इंटू 3 कितना बन गया? नीचे हो गई 2 की पावर भी 4 हो गई, 5 की पावर भी। अच्छा, 2 और 5 दोनों की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? और 10 की पावर 4 का मतलब नीचे 1 2 3 4 0, जब इसका डिवाइड दोगे तो 0.0006 यही आएगा। देख लो 4 डेसिमल प्लेस है। समझ गए? पर इतना डीप नहीं आएगा, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, मैंने फिर भी बता दिया। एनीवे, ये हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। अब मैं सीधे स्ट्रेट अवे आ रहा हूं पॉलिनोमियल पर। तो अब हम बात करेंगे फटाफट से कुछ देर पॉलिनोमियल की। तो बिना ब्रेक के, बिना रुके बढ़ना पड़ेगा आगे, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है। पॉलिनोमियल चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको रियल नंबर का डिस्कशन, मेरा रिवीजन थोड़ा सा कुछ भाया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा अच्छे से मन से बोलो यार, ठीक लग रहा है? फायदा हो रहा है ना इससे? अब आपको बस ईमानदारी से इतना काम करना है शांतनु, कि घर जाके इस ये क्वेश्चन बैंक है इसको आपको लगाना है बेटा। और इसको लगाने से पहले आपको बुकलेट के कुछ सवाल देखना पड़ेंगे, एकदम नहीं बनेंगे। तो पहले बुकलेट से एक बार रिवीजन कर लेना, जैसे सवाल कैसे किए हैं, सॉल्व कैसे किए, वो एक बार गो थ्रू करना, फिर उसके बाद लगा लेना, आपको सवाल बन जाएंगे। ठीक है? पॉलिनोमियल में बहुत सारी चर्चा क्लास 9th की होती है। जब हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल अच्छे से समझ लेते हैं, तब हमें 10th का पॉलिनोमियल समझ में आता है। तो क्या वो बातें हैं 9th क्लास की जो हमें पता होनी चाहिए? तो बात नंबर 1, पॉलिनोमियल क्या होता है वो खुद पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। मतलब अगर मैं कहीं पर, अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब बाद में देखेंगे। आप तो सीधे ऐसे समझिए, आप तो ऐसे समझिए कि अगर मैं लिख दूं x टू दी पावर -3 और आपसे बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि पावर कैसी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1/x की पावर -2, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि x की पावर -2 डिनोमिनेटर में है, वो ऊपर जाएगा तो x² हो जाएगा, तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि एक तो वेरिएबल के ऊपर रूट वाला साइन, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। अगर रेडिकल साइन आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है वो। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं है वो। और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको पहले क्या करना है, ऊपर शिफ्ट करना है, फिर पावर को चेक करना है कैसी हो रही है। पावर अगर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल वो नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं इसमें बात करूं, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है जी, क्योंकि 3/2 आ गया। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी है। मतलब ऐसे आपको चेक करना होता। अब आपके मन में आया, सर कैसी बात कर दी आपने, यहाँ रूट लगा हुआ, अभी आप कह रहे थे रूट नहीं होना चाहिए, यहां तो √2 आ गया। अरे बेटा, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, मतलब √x नहीं होना चाहिए कहीं पर। क्या नहीं होना चाहिए? √2 के से क्या प्रॉब्लम है, या √2x से क्या प्रॉब्लम है? x बाहर है और 2 अंदर है, उससे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बेसिक बातें हैं। अब हमें पता होना चाहिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सबको पता है,
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें हाईएस्ट पावर 1 हो, टर्म कितने भी हो, पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए। चलो बताओ इनमें से लीनियर कौन सा है? इनमें से लीनियर कौन सा है? जल्दी बताओ। सी लीनियर है। बताइए क्वाड्रेटिक कौन सा है? बी क्वाड्रेटिक है। बताइए क्यूबिक कौन सा है? बताइए बाई क्वाड्रेटिक कौन सा है? समझ में आ रहा है ना, पावर के हिसाब से नाम होते हैं। अब अगला जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीरोस क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीरोस वो संख्याएं हैं या एक्स की वो वैल्यूज हैं जिनको पॉलिनोमियल में रखने से वो पॉलिनोमियल को जीरो कर देती हैं। क्या कर देती हैं? लीनियर इक्वेशन में बेटा हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फाई कर देती है। लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन में हम वो इस्तेमाल करते हैं, यहां नहीं। यहां सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यहां जीरो कर देंगी। जैसे मैंने बोला 3x - 1। अब इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाने वाली कौन सी संख्या है? यानी x की जगह क्या रखूं कि पूरा जीरो हो जाए? तो मेरे को 1/3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? अगर मैं x की जगह पर 1/3 रखूंगा तो ही ये जीरो होगा। आप देख लो 1 - 1 जीरो हो गया। अब 1/3 की जगह आप कुछ और रख के देखो और जीरो बनाओ, नहीं बनेगा। आप कहोगे सर जीरो ही रख देते हैं, रख के देख लो नहीं बन रहा। अरे इधर ध्यान दो भाई, क्या x की जगह 1/3 के अलावा कुछ और रखने से ये जीरो हो रहा है? तो इसका जीरो कौन है? 1/3, दैट इज कॉल्ड जीरो। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, जो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, यू नो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। जो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। जैसे इसके मैं बोलूं कितने मैक्सिमम जीरोस होंगे? मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं, 3 तो होंगे। मैक्सिमम की बात, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? इसके मैक्सिमम 1 है, हाँ इसके 4, हाँ इसका 1 होगा ना। तो इसमें मैं एक ही संख्या रख सकता हूं जिससे आंसर जीरो आएगा। जैसे 5x + 6 का अगर आपको जीरो निकालना है, बिकॉज दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का तरीका है आप इज इक्वल टू जीरो ले लो और इज इक्वल टू जीरो लेकर सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल दो। तो ये फटाफट से -6/5 आ गया। -6/5 आप उठा के यहां रख दोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। यही करते हैं, यही करते हैं। तो ये जीरो निकालने का तरीका है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हमें मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाए। कैसा दिया जाए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है या जिनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है। जैसे ax² + bx + c जैसे वो दिखाई देते हैं, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसी पे सवाल ज्यादातर बनते हैं। आप देखिए ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसके 2 जीरोस हो सकते हैं, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस का यहां से फॉर्मूला बन जाता है -b/a। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन जाता है c/, ये भी आपने पढ़ा है। अब इस पे सवाल क्या आएंगे? तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके जीरोस निकालने को आपसे बोला जाएगा कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जीरोस निकालो। जैसे ये है, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो कहेंगे कि इसके जीरोस निकालो। हमने कहा ठीक है। और जीरोस निकालने के बाद में जो भी जीरोस आ जाए ना, उसके बाद में उनका सम और प्रोडक्ट वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो? ये पहले टाइप का सवाल है और इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। मतलब ये आ सकता है, काफी चांसेस हैं इसके, 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ सकता है। तो पहले तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? तो वो इसके लिए हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन सुन लो। पहली कंडीशन वो ट्राइनोमियल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3 टर्म है, बिल्कुल है। फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? पहले आता है लीडिंग टर्म, मतलब क्वाड्रेटिक वाला टर्म, फिर आता है लीनियर टर्म और फिर आता है कांस्टेंट। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक टर्म पहले आ गया, फिर 7x आपको लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा। अब इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हम CA निकालते हैं। CA मतलब होता है कांस्टेंट और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आप 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 18, एक्चुअली -18। कितना आ जाएगा? -18 तो आ गया। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो जिससे हम
दो संख्याओं में इसको फैक्टराइज करें जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला संख्या यानी कि 7 या -7 मिल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें 18 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 18 को फैक्टराइज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 9 इंटू 2 कर सकते हैं बेटा जी, 6 इंटू 3 कर सकते हैं बेटा जी। अब आपको चेक करना है कि मिडिल टर्म, बातें ना करें, मिडिल टर्म 7 कैसे आ रहा है, या मैं कहूं -7 कैसे आ रहा है। तो देखो इन दोनों को जोड़ने या घटाने से 7 नहीं आ सकता, -7 हम बाद में देखेंगे, पहले 7 पकड़ो, 7 मेन चीज पकड़ो। अब इन दोनों से मुझे 7 मिल सकता है, बोलो मिल सकता है क्या, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके 7 आ जाएगा, आ जाएगा। अब मुझे क्या 7 चाहिए या -7 चाहिए, -7। तो पहला वाला ये बड़ा फैक्टर नेगेटिव ले लेते हैं, छोटा फैक्टर। आपको केवल यही नहीं रुकना है, जब आप यहां क्लियर हो जाएं कि ओके ऐड करने पे -7 मिल गया, उसके बाद आप इनके प्रोडक्ट का साइन भी चेक करोगे। प्रोडक्ट का साइन मतलब -9 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, ये बात तय है, बोलो हाँ या ना। आप देखो यहां प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहले सम चेक कर लिया, फिर मल्टीप्लाई करके ये साइन चेक कर लिया, कितना कर पाएंगे। ऐसा करने से आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है। तो इसको मैं -9x और +2x लिख सकता हूं, -3। फिर ग्रुपिंग करके फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ जा रहा है, बोलो 3x कॉमन आ रहा है मैक्सिमम, तो 2x -3 मिलेगा। फिर यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लिया, 3x 2x -3 फिर आ गया। पहला मेरा फैक्टर बन गया 2x -3, दूसरा बन गया 3x + 1, 2 फैक्टर आ गए। अब 2 फैक्टर आने के बाद क्या लिखना होता है, तो आपको इसके बाद लिखना होता है फॉर द जीरोस। क्या लिखना होगा, देखिए जो लैंग्वेज मैं बता रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा तो बोर्ड में आपके मार्क्स कब कट हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं तो इतना लिख के आया था, मेरे नंबर कहां चले गए, मुझे यही नहीं पता चल रहा। वो एक्चुअली यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप रीजन नहीं देते हैं। सॉल्यूशन को लिखना कैसे है, ये एक तरीका, ये आर्ट होता है एक। तो आपको हर चीज का रीजन देना है कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर द जीरो के लिए ही मैं इसको =0 रखता हूं, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है कि फॉर फाइंडिंग द जीरो आई एम इक्वेटिंग द फैक्टर विद जीरो, क्योंकि टीचर कहेगा वाई 0 यहां कैसे आया ये, तो उसके लिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है भाई फॉर फाइंडिंग द जीरो आई एम इक्वेटिंग विद 0। तो 2x 3 हुआ तो x की वैल्यू 3/2, ये पहला 0 आ गया। दूसरा 0 फिर आपको पता ही है हम 0 के बराबर रख देंगे तो ये -1/3 आ जाएगा। अच्छा ये पहला 0 इसको आप अल्फा मान लेते हैं, दूसरा 0 है इसको आप, अब आपको करना क्या था, सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेरीफाई करना है। फॉर्मूला सम का फॉर्मूला क्या था उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। बताओ पहला वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/। अब हम ये देखते हैं कि -b/, जो फॉर्मूला है उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां से आप मुझे बताओ -b/, सॉल्व करके कितना आएगा, 7/6 कितना आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट को मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो 7/6 फॉर्मूले से निकाला आपने ये कैसे आया। तो हम इसी सम को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। मेरे पास अल्फा है, मेरे पास बीटा भी है, मैं डायरेक्ट ऐड करके देखता हूं। 3/2 इसमें डायरेक्ट 1/3 -1/3 ऐड कर दिया, एलसीएम लिया 6 आया, 2 से डिवाइड दिया तो ऊपर बचेगा कितना 2 3 6 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड दिया 2, 9 - 2 7। देखो यहां से भी 7/6 आ गया, ये भी 7/6 है। इसी को कहेंगे वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट के फॉर्मूले को वेरीफाई करोगे। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। बताओ यहां से C/A कितना है, -3/6 मतलब -1/2। अब अल्फा बीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 3/2 और -1/3 मल्टीप्लाई कर लो। 3/2 मल्टीप्लाई किया -1/3 से, कैंसिल कर दिया, -1/2 ये भी आ गया। देखो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आपका ये वेरीफाइड हो जाता है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। आज की चर्चा एक्चुअली यहीं रोक दे रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में पॉलिनोमियल को। ईमानदारी से बताओ ये रिवीजन क्लास में समझ में आया, मजा आया। आप करके आइएगा, क्वेश्चन बैंक के सवाल करना। क्वेश्चन बैंक में केवल रियल नंबर करना है। क्या करना है, पॉलिनोमियल अगली क्लास में देंगे, ठीक है। तो होमवर्क इज रियल नंबर।